हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि ये क्लास है 9th के साइंस की और हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर यानी हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी सी तुकबंदी करेंगे, थोड़ा सा स्माइल करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और साथ में देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं ये साइंस के क्लासेस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आने वाले जो 9th के क्लासेस के बच्चे हैं उनके साइंस का पेपर है, यानी कि आने वाले डेट में 26 तारीख को। और केवीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अभी भी पेपर्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा टॉपिक्स को और ढेर सारे प्रश्नों को हल करके आइएगा ताकि आपको ढेर सारे नंबर्स मिल सके। आइए चलते हैं क्लासेस की और देखते हैं कि हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, अगर आप अभी कमरे में बैठे हो, अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? दीवार, फोटोग्राफ्स, टेबल, कुर्सी, आप खुद, हम सभी कहाँ हैं? कमरे के अंदर। और कमरे के अंदर इस दुनिया में, अगर आप कमरे के अंदर बैठे हो और इस दुनिया को भी इमेजिन कर रहे हो, तो दुनिया में आपको जो भी चीजें दिखाई देती हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या फिर मॉर्टल हो, नॉन मॉर्टल हो, किसी भी तरह के हैं, सभी को पदार्थ का नाम दिया जाता है। जैसा कि बहुत साल पहले, बहुत पुराने समय में कनाड नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने क्या बोला? क्षितिजल पावक गगन समीरा ही तत्व मिल बने शरीरा। यानी इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। मनुष्य के शरीर का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। अगर हम इस बात को याद रखें तो और भी कई फिलोसफर थे जिन्होंने ये बात रखी कि नहीं भाई, इन पूरी सृष्टि में हम जितनी भी चीजों को देखते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एक रेत का टुकड़ा हो, या फिर चीनी हो, नमक हो, जो भी चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हो, जो भी चीजें आप देख सकते हो, वो सारी चीजें पदार्थ हैं। वो सारी चीजें क्या है? पदार्थ हैं। तो बात आती है, भाई पदार्थ को पहचानेंगे कैसे? पदार्थ को पहचानने के तरीके होते हैं, यहां पर रखा गया उनके फिजिकल कैरेक्टर्स को, यानी उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और उनके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, यानी कि उनके भौतिक अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं या फिर उनके भौतिक अभिलाक्षणिक लक्षण क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपने कभी चौक उठाई है? चौक जिससे हम लिखते हैं, अगर आप उसे उठाते हैं, चलिए मान लेते हैं आपके पास चौक नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए कि किसी भी सड़क पे से एक छोटा सा मिट्टी का रोड़ा यानी छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको हाथ से प्रेस कीजिए। हाथ से प्रेस करने के बाद देखोगे कि आपके डस्ट पार्टिकल आपके फिंगर्स पे लग जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स का लगने का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ जो होता है वो काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये है इसके भौतिक गुण। अब बात होती है लक्षण की। लक्षण कहने का मतलब, गुण तो प्रॉपर्टीज है, लक्षण से हम उसकी पहचान करते हैं। अब ये पहचान क्या होता है? पहचान कहने का मतलब कि इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं जिसके आधार पर आप किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, हम 2-3 टॉपिक्स लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इनकी बात कर सकते हैं। पहला है आपका ये कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, कणों के मध्य क्या होता है भाई? रिक्त स्थान होता है। मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा गुण क्या है? पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के मध्य
अब हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स लिए हैं, यानी कि पदार्थ के अभिलाक्षणी गुण क्या क्या होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। मान लेते हैं आप एक कमरे में बैठे हो और कमरे में जितने भी लोग हैं, अगर हमने उन्हें पदार्थ के कणों का नाम दे दिया तो हर एक कण एक दूसरे के बीच में चिपक कर, यानी हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चिपक कर नहीं बैठ सकता, उसे डिस्टेंस कवर करना है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, थोड़ी देर के लिए वो आपस में नजदीकी ला सकता है, लेकिन उसके बाद वो अपने स्पेस को गेन करेगा। तो ठीक उसी तरीके से पदार्थ के कण जैसे भी हो, जितने भी हो, वो निरंतरता के साथ अपने बीच में रिक्त स्थान रखते हैं, यानी उनके बीच में गैपिंग होती है। अगली बारी आती है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ का जो आउटर सरफेस एरिया होता है, आउटर सर्कमफेरेंस होता है, उस सर्कमफेरेंस में वो कण निरंतरता के साथ गतिशील होते हैं, यानी कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और सबसे लास्ट है ये कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण होता है। आकर्षण देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि आप स्टार्टिंग के क्लासेस में 9th में तो ये देखते हो कि आकर्षण होता है, लेकिन वहीं पे बात अगर आप 11th की कर लेते हो, जबकि आप साइंस लेकर अगर 11th करते हो, तो यहाँ पर यही आकर्षण बल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाएगा, यानी कि स्थिर वैद्युत बल के नाम से जाना जाएगा। इनके कण आवेशित होते हैं, तो कण के आवेशित होने के कारण समय समय पर इनके बीच में आकर्षण और समय समय पर प्रतिकर्षण होता है। इस कारण हम सिर्फ इसे आकर्षण से नहीं बल्कि स्थिर वैद्युत बल से दर्शाते हैं। स्थिर वैद्युत बल, जो कि आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, जिसमें एक समान ध्रुव अगर है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और अगर असमान ध्रुव है तो उनके बीच में आकर्षण होता है। इन्हीं के आधार पर पदार्थों की 3 अवस्थाएं बांटी गई हैं। अवस्थाओं की बात अगर हम करें तो 3 अवस्थाएं बांटी गई हैं, जिनमें से ये 3 अवस्थाएं क्या होती हैं? पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा हो गया द्रव्य, और तीसरा हो गया आपका गैस। इन 3 कसौटियों के आधार पर ये अवस्थाएं बांटी गई हैं। अब हम देखते हैं, अगर बात करते हैं ठोस की, तो ठोस रिजिड होता है, इसलिए इनके बीच में रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। मतलब कि अगर ठोस को फिगर आप दो तो ये लगभग इस शेप में होते हैं और इनके बीच में ना के बराबर स्पेस होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां आपको मूव करने का मौका नहीं मिल रहा है, यानी कि काफी क्लोजनेस है, टाइटली पैक्ड है, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। अब इनके बीच में रिक्त स्थान न के बराबर होता है, इसलिए गतिशीलता भी काफी कम होती है, और पदार्थ के मध्य आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये कण आपस में काफी नजदीक हैं। इस प्रकार ठोस को बहुत ही इजीली आप प्रस्तावित कर सकते हो, वो ये कि ठोसीय पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले कणों के मध्य रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन उनकी गतिशीलता काफी कम होती है और आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगर हम द्रव्य को प्रस्तावित करें, तो द्रव्य को प्रस्तावित करने के लिए हम क्या कहते हैं? इनके बीच में रिक्त स्थान ठोस के अपेक्षा ज्यादा और गैस के अपेक्षा कम होता है। कण में गतिशीलता ठोस से अधिक और द्रव्य से गैस से कम होती है, और आकर्षण बल ठोस से अधिक, ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। और गैस की बात अगर हम करें, तो गैस में सबसे बड़ी बात क्या है? इसके मध्य रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, कणों की गतिशीलता सबसे ज्यादा होती है और आकर्षण बल सबसे कम होता है। यहाँ पर एक चीज आपको देख के चलना है, द्रव और गैस के अंदर बहाव करने की क्षमता होती है और इन्हें कंप्रेस्ड किया जा सकता है, यानी स्पिंडित किया जा सकता है। गैस को स्पिंडित करके द्रव्य के रूप में और द्रव्य को स्पिंडित करके ठोस के रूप में बदला जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि क्या हम इन अवस्थाओं को अंतः रूपांतरित कर सकते हैं, यानी कि इंटरकन्वर्टेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर इंटरकन्वर्टेबल करने के लिए हम 2 परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं, 2 परिघटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। पहली परिघटना है तापमान और दूसरा है दाब। तो हम इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ठोस की, तो ठोस में तापमान को डालकर, यानी तापमान को प्रस्तावित कर हम उसे द्रव्य के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। द्रव्य को गर्म किया यानी तापमान हीट दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा गैसीय अवस्था में। ठीक उसी तरीके से अगर हमने गैस का दाब बढ़ाया तो वो क्या बनेगा? द्रव्य। और फिर अगर द्रव्य का दाब बढ़ाया तो क्या बनेगा? वो ठोस। तो
अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस के रूप में रूपांतरित होता है। वहीं अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो गैस से द्रव्य और द्रव्य से ठोस के रूप में रूपांतरित होता है। और यहाँ पर हमें इन अंतःपरिवर्तित प्रक्रियाओं के अधीनस्थ कई चीजों को पढ़ना है, जिसे हम तापीय परिघटना के नाम से जानते हैं। तापीय परिघटना में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आएंगे। तापीय परिघटना, जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्वथनांक, दूसरा गलनांक, तीसरा हिमायन, संघनन, वाष्पीकरण, और उधर्वपातन। यहाँ मैं टॉपिक एक्सप्लेन करते समय पहले भी आपको एक बार बता के चल रही हूँ कि ये तापीय परिघटना है, यानी कि टेम्परेचर का बल्क फिनोमिना है, जिसके आधार पर आप पदार्थों की अवस्थाओं में रूपांतरण कर सकते हो, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, या फिर गैस से एक बार ठोसीय अवस्था में और ठोसीय से गैसीय अवस्था में। इस तरीके से आप इंटरकन्वर्टेबल कर सकते हो। इस तरह की बहुत सी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाने वाली है, इनको मिस मत कीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अभी तक जो क्लासेस सिर्फ 10th के लिए हो रही थी, अब 9th के लिए भी हो रही हैं, आपके लिए इंटरेस्टेड है और आपके लिए बहुत ढेर सारे नॉलेज गेनर हैं। तो हम कंटिन्यूटी के साथ आते हैं तापीय परिघटना को लेकर। तापीय परिघटना में पहला मैंने आपको क्वथनांक बताया था, बहुत ही इजी डेफिनेशन टिपिकल है, क्योंकि एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है और बहुत ही इजीली आप इसको परिभाषित कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये चूंकि तापीय परिघटना है तो आप क्या लिखोगे, वह तापीय परिघटना या फिर वह नियत तापमान जिस पर कोई भी द्रवीकृत वस्तु यानी कि लिक्विड स्टेट का जो सबस्टांस है वो बॉइल्ड होना, यानी कि क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना चालू कर दे, उसे हम उस नियत ताप को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। अब हम इस सभी चीजों को मिलाते हैं। वह नियत ताप जिस पर कोई भी द्रवीकृत वस्तु उबलना प्रारंभ कर देती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगला टॉपिक है गलनांक। गलनांक भी सेम है, वह नियत ताप जिस पर कोई भी ठोसीय वस्तु द्रवीकृत अवस्था में रूपांतरित हो जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। अगली बात बारी आती है आपके हिमायन की। वह नियत ताप जिस पर कोई भी द्रवीकृत वस्तु ठोसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाए उसे हम हिमायन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगली बारी आती है संघनन की। संघनन कहने का तात्पर्य यह होता है कि वह नियत तापमान जिसमें कोई भी गैसीय अवस्था की वस्तु बिना द्रवीकृत हुए ठोसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि संघनन में कोई भी गैसीय वस्तु यानी गैसीय अवस्था की वस्तु, गैसीय अवस्था की वस्तु, अवस्था का पदार्थ कह सकते हो, पदार्थ सीधे किसमें रूपांतरित होता है, यह सीधे रूपांतरित होता है ठोसीय आकृति में, ठोसीय अवस्था में। जैसे कि अगर इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन के बाद वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्टेशन जो होता है वो संघनन के कारण होता है। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसन बोलते हैं। वहीं पे बाष्पीकरण की बात करते हैं तो वह नियत तापमान जिस पर कोई भी द्रवीकृत वस्तु जो है वो इवापोरेट हो जाती है, वाष्प के रूप में रूपांतरित हो जाती है। उधर्वपातन जो है वो सबसे लास्ट टॉपिक है आपके तापीय परिघटना का। इसके अंतर्गत आप ठीक इसका उल्टा बोलोगे, यानी संघनन का वह नियत ताप जिसमें कोई भी ठोसीय अवस्था की वस्तु बिना द्रवीकृत हुए गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारे टिपिकल डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही पूछा जाएगा, यानी ये परिभाषा आधारित प्रश्न है, परिभाषा आधारित प्रश्न। इसमें एमसीक्यू बनेंगे और साथ में केस स्टडी। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा असरदार सवाल जो हर बार पूछा जाता है
यानी वो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब मैं बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताती हूँ। कपड़ा सुखाया कभी आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल ड्राई किया होगा। ड्राई हम जब कपड़ों को करते हैं तो किन किन कंडीशंस में वो ज्यादा ड्राई होते हैं? जब सूरज का प्रकाश काफी ज्यादा हो, हिटनेस काफी ज्यादा हो। तो पहला हो गया आपका ताप में वृद्धि। पहला क्या हो गया? ताप में वृद्धि। चलिए हम इसको देख लेते हैं और बहुत ही इजीली समझते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वो प्रभावित करने वाले मैंने भी आपसे क्या बोला? कपड़े कब ज्यादा सूखते हैं? जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो, तापमान ज्यादा हो, ताप में वृद्धि हो। तो पहला कारण हो गया तापमान में वृद्धि, दूसरा, कपड़े को दूर दूर रखकर सुखाया जाए, तो यानी उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या हो गया भाई? सतही क्षेत्रफल में वृद्धि, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि तीसरा टॉपिक, अगर हवा बहुत तेज चल रही हो, ठीक है, अगर हवा बहुत तेज चल रही हो तब भी आपका क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी वाष्पीकरण प्रभावित होगा। तो यहां पर होगा तीव्र हवा, तीव्र वायु प्रवाह। और सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं होता है, हवा भी तेज चल नहीं रही होती है, लेकिन एक नमी की कमी होती है, ह्यूमिडिटी जो होता है ना, वो उमस वाला मौसम। तो यहां पर ये हो जाएगा आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। ये आपका चौथा टॉपिक है। ये 4 टॉपिक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं और बहुत ही इजीली समझे और समझाए जा सकते हैं। अगला एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि अब ये क्लासेस सिर्फ 10th तक नहीं सीमित रहने वाले, सारे क्लासेस चलाए जाएंगे, चाहे वो 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10th के हो, जो भी क्यूरीज है आइए सामने तारा भारती है जो आपके सारी क्यूरीज को खत्म करेगी, बहुत ही इजीली तरीका बताएगी, बड़े आनंद के साथ आप साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे। और मैं बता रही हूँ आपको इतना मजा आने वाला है ना। अभी तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन प्रेशर है, इसलिए थोड़ा सा डल महसूस करते हैं बच्चे भी, टीचर्स भी प्रेशर को लेकर, लेकिन ये प्रेशर खत्म होगा मेरे साथ, आपके साथ, जब हम दोनों मिलकर साथ में पढ़ाई करेंगे, समझेंगे चीजों को और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे लास्ट टॉपिक है कि किस प्रकार से वाष्पीकरण के आधार पर शीतलन को गेन किया जाता है। यानी कि आप कभी इस चीज को महसूस करते हो कि गर्मी के दिनों में बहुत धूप तीखी है और आप पसीने से लथपथ हो, जैसे ही आप पंखा चलने वाले कमरे में आते हो जहां पे पंखा पहले से चल रहा होता है, आप पसीने से गीले होने की वजह से जैसे ही पंखे के नीचे आके खड़ा होते हो आपको ठंडक महसूस होता है, शीतलन महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के रोम छिद्रों के द्वारा पसीना जब बाहर निकलता है तो वो हमारे आउटर सरफेस पे यानी स्किन के आउटर लेयर पे होता है, और जैसे ही हवा उस पर प्रभावित होती है तो हवा के प्रभाव से हमें ठंडक का आभास होता है। ऐसी परिस्थिति तब भी होती है जब हम नहा कर आते हैं, पानी की बूंदें हमारे शरीर पे होती हैं, और जैसे ही हम बाहर टेम्परेचर गैपिंग में आते हैं, यानी कि न्यूनतम से अधिकतम तापमान में या अधिकतम से न्यूनतम तापमान में आते हैं, तो हमें ये गैपिंग महसूस होती है और हम शीतलन का को अनुभव करते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर से संबंधित सारे टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको चैप्टर समझाया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट करोगे। आपकी टीचर मेंटोर तारा भारती
आपको इसी तरह के और भी सजेशंस, इसी तरह की ढेर सारी जानकारियां बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखेंगी, ताकि आपको साइंस जैसा सब्जेक्ट भी बहुत ही इजी और एंजॉयफुल लगे। धन्यवाद।